हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग। बच्चों, 11th अकाउंटेंसी में आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हल करने वाले हैं। तो 11th अकाउंटेंसी में जो पहली यूनिट है उस पहली यूनिट के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उनको आज इस क्लास में हम हल करेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, जैसे आप सभी को मालूम है कि जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। विकल्प होते हैं, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं। रिक्त स्थान होता है, सत्य सत्य, एक वाक्य वाले और सही जोड़ी। अब उसमें पहला टाइप हमारा एक आ रहा है सत्य और असत्य वाला। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि पुस्तपालन और लेखांकन दोनों ही समानार्थी शब्द है। ये सत्य है या असत्य है, ये हमें बताना है। तो पुस्तपालन और लेखाकर्म ये दोनों अलग अलग होता है। पुस्तपालन का कार्य जहां समाप्त होता है वहां से लेखांकन का कार्य स्टार्ट होता है। तो पुस्तपालन एक प्रारंभिक कार्य है और लेखांकन एक उसके बाद में शुरू होने वाली प्रक्रिया होती है, और इसलिए पुस्तपालन और लेखांकन ये दोनों अलग अलग है, ये समानार्थी शब्द नहीं है। और इसलिए जो हमारा आंसर है वह क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा असत्य है। वो क्या आ जाएगा, असत्य है। दूसरा है लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। बिल्कुल 100% राइट है। जो व्यवसाय है वो अपने बारे में यदि उसे किसी को कुछ कहना होगा तो वो किसके बारे में कहेगा, अकाउंटिंग के माध्यम से कहेगा। जैसे एक बिजनेस है तो कोई सी दुकान है या कोई सा व्यवसाय है, कोई कंपनी है, तो वो अपने बारे में अन्य लोगों को, बाहरी लोगों को बताना चाहे कि भाई मेरे पास इतनी असेट्स है, इतनी लायबिलिटीज है, मेरा इतना प्रॉफिट है, तो वो किस माध्यम से बोलेगा। तो जो व्यवसाय है वो लेखांकन मतलब अकाउंटिंग के माध्यम से बताता है कि भाई मेरे पास इतना असेट्स है, इतना लायबिलिटीज है। तो जो लेखांकन है वो व्यवसाय की भाषा है। ये बिल्कुल 100% क्या है, ये राइट है। अगला है लेखांकन केवल व्यावसायिक संस्थाओं के लिए उपयोगी है। तो लेखांकन केवल व्यावसायिक संस्थाओं के लिए उपयोगी है, ये क्या हो गया, गलत है। क्यों? क्योंकि ये सभी के लिए उपयोगी है। एक ग्राहक के लिए भी लेखांकन उपयोगी है, एक व्यवसायी के लिए भी उपयोगी है, एक बैंक के लिए भी उपयोगी है, लेनदारों के लिए भी उपयोगी है, बहुत सारे लोगों के लिए उपयोगी होता है। और इसलिए ये बोला गया है कि लेखांकन केवल व्यावसायिक संस्थाओं के लिए उपयोगी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने कि लेखांकन व्यवसाय के केवल उन लेन देनों का लेखा करता है जिन्हें मुद्रा के संबंध में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहां पर एक कौन सी अवधारणा आ गई, मौद्रिक मापन की अवधारणा। मतलब लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों का लेखा होता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है, और ये क्या हो गया, ये सत्य हो गया। तो लेखांकन में तो हम उन्हीं व्यवहारों का लेखा करते हैं जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। फिर लेखांकन केवल विज्ञान है, कला नहीं। तो ये क्या है, असत्य है। क्यों? क्योंकि विज्ञान जो लेखांकन है वो कला भी है और विज्ञान भी है। फिर आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा कि वित्तीय लेखांकन में मुख्य रूप से संस्था के बाह्य पक्षों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। तो जो वित्तीय लेखांकन है, वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग होता है, वो मुख्य रूप से संस्था के बाह्य पक्षों को जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। तो बाहरी पक्ष जो भी वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं वो बाहरी पक्षों को सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए होते हैं। ये क्या होता है, ये एकदम क्या है, ये सत्य है ये। ठीक है। फिर है अगला है हमारा 7वां नंबर का है कि लागत लेखांकन वित्तीय आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने में सहायता करता है। अब देखो यहां पर लागत लेखांकन है और ये बोल रहा है कि जो लागत लेखांकन मतलब जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो वित्तीय आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान करता है। भाई लागत का और वित्त ये दोनों अलग अलग है ना। एक होता है वित्तीय लेखांकन, एक होता है लागत लेखांकन। तो इसलिए दोनों लेखांकन अलग अलग है। लागत लेखांकन में पर इकाई लागत निकाली जाती है। जैसे कोई सभी वस्तु बन रही है, उस वस्तु की लागत क्या होगी,
तो उसकी लागत पता करने के लिए, लागत निकालने के लिए लागत लेखांकन का उपयोग किया जाता है। और वित्तीय लेखांकन मतलब वित्तीय लेखांकन में वित्तीय आंकड़े पता करते हैं, और इसलिए ये क्या हो गया, ये गलत है कि लागत लेखांकन वित्तीय आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान करता है, ये असत्य है। अब आगे बढ़ेंगे हम। प्रबंध लेखांकन प्रबंधकों को उनके प्रबंधकीय कार्यों को पूरा करने में सहायक होता है। बिल्कुल 100% राइट है। जो प्रबंधकीय लेखांकन जो होता है वह प्रबंधकों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे हम। पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार पिकल्स ने किया था, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार हम सभी को मालूम है लुकास पेसियोली ने किया था। लुकास पेसियोली को बही खाता का पिता कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। ये एकदम क्या है, ये राइट है, बिल्कुल 100% राइट है, हम सभी को मालूम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11। लाभ से पूंजी में वृद्धि होती है और हानि से कमी होती है। तो हमें मालूम है जब शुद्ध लाभ होता है तो शुद्ध लाभ पूंजी भी जाके जुड़ जाता है और उससे पूंजी बढ़ जाती है, और जब शुद्ध हानि होती है तो उससे पूंजी में माइनस किया जाता है और उससे पूंजी कम होती है। तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। ये इसका आंसर क्या आएगा, सत्य आएगा कि लाभ से पूंजी में वृद्धि होती है और हानि से पूंजी में कमी होती है। आहरण पूंजी को कम करता है, बिल्कुल करता है, सत्य है। भाई आहरण जब भी हम करेंगे तो आहरण से पूंजी कम होती है, आहरण को पूंजी में से घटाया जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 की एक बाहरी घटना जिससे दो संस्थाओं के बीच किसी मूल्य का हस्तांतरण या विनिमय होता है लेन देन कहा जाता है या लेन देन कहलाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को लेन देन की परिभाषा पता चल रही है यहाँ पर कि एक बाह्य घटना जिससे दो संस्थाओं के बीच किसी मूल्य का हस्तांतरण या विनिमय। वे मूल्य का हस्तांतरण कब होगा, जब क्रय विक्रय होगा, वस्तु का क्रय विक्रय होगा, मतलब मूल्य का हस्तांतरण होगा, और मुद्रा में भी हो रहा है, और इसलिए ये क्या कहलाता है, ये लेन देन कहलाता है। ये क्या है, ये सत्य है। बाहरी लोगों को देय राशि को पूंजी कहा जाता है। भाई बाहरी लोगों को देय राशि को पूंजी नहीं कहा जाता, ये गलत है। ये भाई बाहरी लोगों को देय राशि तो लेनदार, वो लेनदार होंगे, वो दायित्व तो कहलाएगा, ये पूंजी गलत है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, एक लेन देन को पूंजी बढ़ाता है। एक लेन देन जो पूंजी बढ़ाता है आय कहलाता है। तो कोई सा भी जो लेन देन है उससे यदि पूंजी बढ़ रही है तो वो आय है, बिल्कुल सही है कि आय से, इनकम से पूंजी में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये हमारे थे सत्य सत्य। अब हम आगे चलेंगे किस पर, विकल्प। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से सही विकल्प का हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया। तो 4 आंसर है। हम सभी को मालूम है कि पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया है, लुकास पेसियोली ने किया है, जो कि इटली के वेनिस नगर के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पुस्तपालन एवं लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। तो ये पुस्तपालन और लेखाकर्म की जो प्रथम पुस्तक है वह सन 1494 में प्रकाशित हुई थी वो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेखांकन है। लेखांकन क्या है, तो ये भी अभी रिक्त स्थान में आया था कि लेखांकन क्या है, एक कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों है। एक कला और विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, पुस्तपालन का अर्थ क्या है। तो पुस्तपालन का क्या अर्थ है, तो पुस्तपालन मतलब पुस्तकों को रखना, पुस्तकों को कार्यालय में रखना, व्यापारिक सौदों का हिसाब पुस्तकों में रखना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पुस्तपालन मतलब बुक कीपिंग। इसका मतलब ये नहीं कि पुस्तक आप अलमारी में रखो, कार्यालय में रखो, ये पुस्तकों को रखना, ये पुस्तपालन नहीं है। पुस्तपालन का मतलब होता है कि जो भी व्यापार में सौदे होते हैं उन सौदों का हिसाब पुस्तकों में लिखना, ये कहलाता है पुस्तपालन। व्यापारिक सौदों को हिसाब की पुस्तकों में रखना। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण क्या है। तो सूचना की जो प्रक्रिया है उसमें लेखांकन की जो प्रक्रिया है, उस लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। तो सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण क्या है, तो हमारे पास इसके जो आंसर है
वो हमें मिलेंगे इधर मिलेंगे। ठीक है, लेखांकन की प्रक्रिया के रूप में सूचना का अंतिम चरण क्या है? ठीक है, तो पहला है ये लेखांकन, लेखा पुस्तकों में डेटा का अभिलेखन। तो ये तो लेखांकन प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेज है, अभिलेखन करना। फिर वित्तीय विवरण के रूप में सारांश तैयार करना, अभिलेखन, फिर वर्गीकरण, फिर सारांशीकरण, ये तीसरी स्टेप हो गई। फिर सूचना का संप्रेषण और सूचना का विश्लेषण एवं निर्वचन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हैगा? सूचना का संप्रेषण। जो भी सूचनाएं लेखांकन के माध्यम से निकलती है उन सूचनाओं को बाह्य पक्षों को भेजा जाता है, संप्रेषित किया जाता है। तो क्या कहलाता है? सूचना का संप्रेषण कहलाता है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 6 है, जब लेखा सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं कि जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता प्रतिबिंबित होती है? मतलब कि सूचनाओं को स्पष्ट रूप में यदि प्रस्तुत किया जाएगा, यदि किसी बात को किसी व्यक्ति के सामने स्पष्ट रूप से रखा जाए तो वह बात उसको क्या आएगी? समझ में आएगी। और इसीलिए यहाँ पर कि लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है तब लेखांकन सूचना के कौन सा गुण उभर कर आता है? तो वो कौन सा गुण उभर कर आएगा? तो हमारे सामने 4 दिया है, बोधगम्यता, तुलनीयता, विश्वसनीयता, प्रासंगिकता। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा क्या आएगा? बोधगम्यता। मतलब कि जब सूचनाएं स्पष्ट होगी तो बोधगम्य होगी, समझने योग्य होगी, तो बोधगम्यता होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 7 नंबर, लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन नहीं है? जो लेखांकन से जो सूचनाएं बाहर निकल कर आती है तो उनका उपयोग करने वाले 2 लोग हैं, एक आंतरिक उपयोगकर्ता और एक दूसरे बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता मतलब व्यवसाय के अंदर के लोग और बाह्य उपयोगकर्ता मतलब बाहर के लोग जो कि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अब लेखांकन सूचना का उपयोगकर्ता कौन नहीं है ऐसा बोला है, तो भाई स्वामी ये तो उपयोग करने वाला है, मैनेजर ये भी उपयोग करने वाला है, निवेशक मतलब जो व्यापार में पैसा लगाता है वो भी उपयोग करता है तभी तो पैसा लगाएगा। अवयस्क, भाई जो अवयस्क व्यक्ति है वो उसको व्यापार से कोई लेना देना नहीं है और वो सूचना का उपयोगकर्ता नहीं होता। फिर एक क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने दिया है कि लेखांकन सूचना का उपयोगकर्ता कौन है? कौन कौन लोग होते हैं? तो लेनदार भी सूचना का उपयोग करने वाला है, उधार देने वाला वो भी सूचना का उपयोग करने वाला है, एक कस्टमर वो भी सूचना का उपयोग करने वाला है। मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये सभी। भाई लेखांकन से जो सूचनाएं निकलती हैं कि भी व्यापार के पास कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कितना प्रॉफिट हुआ है, उसका बिजनेस कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये सारी सूचनाएं हैं। ये कोई भी क्यों कौन उपयोग करने वाला है? तो एक लेनदार मतलब व्यापार में जो पैसा उधार देने वाला है। ठीक है, तो लेनदार मतलब जिसने व्यापार को पैसा उधार दिया है। फिर उधार देने वाला जो कि देने वाला है, निवेश करने वाला है। कस्टमर जो कि व्यापार से जुड़ा हुआ, ये सभी सूचनाओं का उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो डी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 लाख रुपए मूल्य के माल के विक्रय के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम रहतिया का शेष 10,000 रुपए था। यह एक क्या है? तो यह एक क्या है? एक घटना है, एक लेन देन है, एक लेन देन के साथ में घटना है, या न एक लेन देन है न एक घटना है। तो इसको हम एक इवेंट बोलेंगे कि भाई इतना माल खरीदा था और वर्ष के अंत में इतना माल बचा हुआ है, तो ये क्या है? एक घटना है, इसमें किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। अब हम चलेंगे सही जोड़ी की तरफ चलेंगे और सही जोड़ी में हम देखेंगे अब ये सही जोड़ी हमारे सामने दी गई है। अब ये सही जोड़ी हमारे सामने है, प्रबंधकीय लेखांकन क्या है? जैसे एक लागत लेखांकन होता है, एक वित्तीय लेखांकन होता है, इसी प्रकार से एक प्रबंधकीय लेखांकन है। तो प्रबंधकीय लेखांकन क्या है? ये लेखांकन की एक शाखा है। प्रबंधकीय लेखांकन क्या है? लेखांकन की एक शाखा है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट। लेखांकन का क्या उद्देश्य है? तो लेखांकन का उद्देश्य क्या है? वित्तीय स्थिति का ज्ञान कराना। तो लेखांकन से क्या पता चलता है? तो एक फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है। लेखांकन क्या है? व्यवसाय की भाषा है।
फिर है लेखांकन की विशेषता क्या है? तो लेखांकन की विशेषता विश्वसनीयता, जैसे अभी हमने देखी थी तुलनीयता, विश्वसनीयता, बोधगम्यता, ये सभी लेखांकन की विशेषताएं हैं। तो विश्वसनीयता भी लेखांकन की एक विशेषता है। और लुकास पेसियोली लेखांकन प्रणाली के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये उसके जनक है। फिर है रिक्त स्थानों में हम आएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो रिक्त स्थान आ रहा है कि बही खाता सभी खालिस्तान व्यवहारों का विधिवत लेखा है। तो कौन से व्यवहारों का विधिवत लेखा है? तो जितने भी वित्तीय व्यवहार होते हैं, उन वित्तीय व्यवहारों का विधिवत लेखा किसमें होता है? बही खाते में होता है। लेखांकन का क्षेत्र बही खाते के क्षेत्र से व्यापक है या विस्तृत है? भाई, बही खाते का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि बही खाते का क्षेत्र जहां समाप्त होता है वहां से लेखांकन का कार्य शुरू होता है। तो बही खाते का क्षेत्र सीमित होता है, लेखांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, विस्तृत होता है। लेखांकन व्यवसाय की क्या है? तो लेखांकन व्यवसाय की क्या है? भाषा है। फिर है वित्तीय लेखांकन खालिस्तान शाखा है। तो वित्तीय लेखांकन यह एक लेखांकन की क्या है? एक शाखा है। इसको हम क्या बोलेंगे कि वित्तीय लेखांकन की देखिए क्या आंसर बताया इसका, लेखांकन की शाखा है। वित्तीय लेखांकन की एक शाखा है। जैसे प्रबंधकीय लेखांकन, फिर वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, ये सब लेखांकन की क्या होती है? ये शाखाएं हैं। 5 नंबर है जहां बही खाता का कार्य समाप्त होता है वहां पर लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। जहां बही खाता समाप्त हो रहा है, बही खाते का कार्य समाप्त हो रहा है, वहां से लेखांकन का कार्य शुरू होता है। अब एक वाक्य में चलेंगे हम। एक वाक्य में दिया है किसी भी वस्तु या सेवा के नगद या उधार विनिमय को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है लेन देन। किसी भी वस्तु का उधार या नगद विनिमय कहलाना, ये लेन देन होता है। लेखा पुस्तकों में व्यवहार को लिखने को क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं प्रविष्टि। लेखा पुस्तकों में व्यवहारों को लिखना है। जर्नल प्रविष्टि में व्यवहारों को लिखते हो क्या कहलाता है? प्रविष्टि। लेखांकन की पद्धति जिससे उत्पादन की प्रति इकाई लागत हमें पता चलती है। प्रति इकाई लागत, अभी मैंने बताया था लागत लेखांकन में क्या किया जाता है? जो भी वस्तु बन रही है उस वस्तु की प्रति इकाई लागत पता की जाती है, तो वो कहलाता है लागत लेखांकन। ठीक है, तो ये हमने 5 प्रकार के बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखे। सत्य असत्य, फिर रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य वाले। ये 5 टाइप के जो पहली यूनिट के जो क्वेश्चन हमने देखे, इनको देखिए, समझिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम सेकंड यूनिट के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उन्हें देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।